Hi everyone, welcome back to our channel. In this particular chapter, we are going to discuss about the kingdoms, kings and early republic. तो राज्यों के बारे में बात करेंगे, राजाओं के बारे में बात करेंगे और जो हमारी इंडिपेंडेंट एक पब्लिक थी उसके बारे में बात करेंगे जो राज्य में रहते रहे होंगे और एक जो राजा जो उनको रूल करता रहा होगा उनकी पब्लिक। सो ये तीन चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले हम एक ये जो बॉक्स है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन डे मतलब इलेक्शन का दिन था। शंकरन woke up to see his grandparents already to go and vote. They wanted to be the first to reach the polling booth. Why Shankaran wanted to know were they so excited? Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own ruler today." तो इलेक्शन का दिन था। शंकरन उठा और उसने पाया कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो वोट देने के लिए गए हुए हैं। तो और वो ऐसा भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उनको सबसे पहले जाके वोट देना है, ठीक है। अब सबसे पहले जाके वोट देना है और जब वो उठा तो वो थे नहीं, तो वो आश्चर्यचकित रह गया कि ये लोग वोट देने के लिए इतने ज़्यादा क्यों उत्साहित हैं, ठीक है। यही जानने के लिए उसने मतलब कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछा होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने या ग्रैंड फादर ने उनको बोला, इसको बच्चे को बोला कि इस दिन ही हम अपने रूलर को चूज़ कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। क्योंकि हमेशा जो रूलर होना चाहिए वो एक अच्छा रूलर होना चाहिए जो पब्लिक की भलाई के बारे में सोचे, ठीक है। तो इसलिए रूलर को चूज़ करना, वोट देना भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर रूलर अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे साथ ही आगे चल के गलत व्यवहार होगा, गलत चीज़ें होंगी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। तो रूलर को चूज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना, इसलिए वोट देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मूविंग अहेड, हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कैसे कुछ लोग रूलर बने। चूजिंग लीडर्स और रूलर बाय वोटिंग इन समथिंग दैट हैज़ बिकम अ कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 years or so. How did men become ruler in the past? Some of the rajas we read about in the chapter 5 were probably chosen by the Jana, the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the way in which rajas were chosen. Some men now become recognized as rajas by performing very big sacrifices. तो उस टाइम में क्या होता था, अच्छा चलो यहाँ से देखते हैं कि अभी के टाइम में किसी भी लीडर को चूज़ करना कॉमन हो चुका है, ठीक है। या अभी का टाइम ले लो या आज से 50 साल की पहले की बात ले लो तो ठीक है। और इंडिया को तो इंडिपेंडेंट हुए तो 70-72 साल हो चुके हैं। तो अभी समझ सकते हो कि 70-72 मतलब 80-90 ईयर्स तो हो चुके हैं ये कॉमन इलेक्शन करने के लिए। और ये डेमोक्रेसी हम लोग देखते हैं बहुत सारे कंट्रीज़ में कि जहाँ पे डेमोक्रेसी होता है वहाँ इलेक्शन होता है, वहाँ पे वोटिंग राइट्स होते हैं। पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो जाता है, वोट देता है और उसके हिसाब से वो रूलर को चूज़ करता है, ठीक है। तो ये इन 3 लाइन का ये मीन्स था। फिर लेकिन पुराने टाइम में कैसे रूलर को चूज़ किया जाता था ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि चैप्टर 5 में हमने देखा था कि कैसे जना चूज़ करता था रूलर को, लेकिन ठीक है। लेकिन 3000 साल पहले की बात अगर देखा जाए तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो मतलब जो चूज़ करने का तरीका था वो काफ़ी अलग था, ठीक है, एज़ कंपेरिजन टू अभी के हिसाब से। क्योंकि अभी तो एक रूलर को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है किसी भी पोजीशन को पहुंचने के लिए, ठीक है, खासकर रूलर बनने के लिए। तो उस टाइम की बात करते हैं, तो उस टाइम में की बात करते हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि द अश्वमेध और अ हॉर्स sacrifice was one such a ritual. A horse was let loose to wander freely
and it was guarded by the Raja's man. If the horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted the Raja who wanted to perform the sacrifices as a stronger than them. These Rajas were then invited to the sacrifices, which was performed by specially trained priests who were rewarded with the gifts. The Raja who organized the sacrifice was organized as a being very powerful, and all those who came brought gifts for him. ठीक है, तो इस पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या है कि बहुत पहले एक अश्वमेध यज्ञ होता था। तो तुम लोग अभी महाभारत वगैरह देखे होंगे या ठीक है अपने पुराने चीज़ें देखे होंगे। तो उसमें एक ये अश्वमेध यज्ञ होता है जिसमें एक घोड़ा रहता है, उस घोड़े को मतलब छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो एक राजा उस घोड़े को छोड़ता है और वो घोड़ा जहाँ तक जाता है वहाँ तक उसका राज्य बनता जाता है और जहाँ जिस किसी ने भी उस पर्टिकुलर घोड़े को रोकेगा, ठीक है, तो ये माना जाता है कि अब इससे लोग लड़ेंगे। ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर जो आदमी है जिसने घोड़े को रोका है ये राजा से लड़ेगा, फाइट करेगा, सेक्रीफाइस करेगा और अगर वो जीत गया तो वो किंगडम उसका हो जाएगा। ठीक है, तो यही पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ना। दीज राजास वर देन इन्वाइटेड टू द सेक्रीफाइसेस विच वॉज परफॉर्म बाय द स्पेशल ट्रेंड प्रीस्ट। ठीक है, वो राजाओं को बुलाया जाता था सेक्रीफाइस दिखाने के लिए। ठीक है, वहाँ पे प्रीस्ट सबको बताता था कि क्या करना है, कैसे करना है। who were rewarded with the gifts. The Raja who organized the sacrifices was recognized as a being powerful. ठीक है, जो राजा अपने sacrifices को दिखाता था, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता था और फिर उसके लिए सब लोग गिफ्ट वगैरह लेके आते थे। The Raja was a central figure in this ritual. He often had a special seat, a throne or a tiger skin. His charioteer who was his companion in the battlefield and witnessed his exploits. तो मतलब कि जो राजा होता था वो पूरे राज्य का एक सेंट्रल पार्ट होता था जो सब चीज़ों से कनेक्टेड रहता था। ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल सीट रहती थी, वो स्पेशल मुकुट पहनता था, उसके शरीर में एक टाइगर का खाल रखा जाता था। ठीक है, वो पहनता था जनरली। ठीक है, और उसका एक चैरिटियर मतलब होता है कि रथ। ठीक है, तो उसके रथ में एक कंपेनियन होता था, एक बंदा होता था जो सामने बैठा रहता था, जो कि राजा के जितने मान लो राजा ने जितने भी जीता हुआ है ना, जिस किसी को भी हराया हुआ है वो सब इसको ये विटनेस करता था। ठीक है, कि ऐसा किया राजा ने, ऐसा किया। ठीक है, और उसकी स्टोरी को भी लोगों को सुनाता था। ठीक है, कि उसने कितने लोगों को मारा, कैसे किया, ये सब, तो ये सब बताता था। His relatives, especially his wife and son, had to perform a variety of minor ritual. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the ritual, including the sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people and the Vishvashva also brought gifts. However, some people, such as those who were regarded as Sudra by the priest, were excluded from the many rituals. अब इसमें ये बताया गया है कि राजा के जो बच्चे या बीवियाँ होती थी, ठीक है, वो भी थोड़ा बहुत रिचुअल्स में, ठीक है, जहाँ पे पूजा पाठ में थोड़ा बहुत ही वो लोग कंट्रीब्यूट करती थी। ठीक है, लेकिन और जो बाकी के राजा रहते थे वो लोग सिर्फ ये सब कुछ देखते थे। ठीक है, कि वो कैसे ये सब कुछ निभा रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर जो राजा बनने वाला है। फिर सब लोग गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे, जैसे यहाँ पे कहा गया। ठीक है, कि गिफ्ट्स वगैरह लेके आते थे। द ऑर्डिनरी पीपल विश एंड वैश्य ऑल्सो बॉट अ गिफ्ट। ठीक है, वैश्य लोग भी गिफ्ट लेके आते थे। सम पीपल सच एज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास, है ना,
तो जो शूद्र रहते थे उनको हर रिचुअल से बाहर करके रखा जाता था, ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसे आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे हमारे यहाँ एक ब्राह्मण होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे होते थे कौन, ब्राह्मण, फिर होते थे क्षत्रिय, उसके बाद होते थे वैश्य, उसके बाद होते थे शूद्र, ठीक है। तो ये 4 वर्ण में हम लोग पर्टिकुलरली डिवाइडेड थे। अरे वर्ण टॉपिक ही आ गया। नाउ टॉकिंग अबाउट वर्णास, ठीक है। वर्णास या वर्ण, ठीक है, जैसे हमारे होते हैं ना, जैसे मैंने अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए, ठीक है, कि वर्ण क्या क्या होते हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये 4 वर्ण होते हैं हमारे यहाँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी हैव मैनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना। ड्यूरिंग दिस पीरियड these books are often called later Vedic because they were composed after Rig Veda, about which you will learn in chapter 5. These includes the Samved, Yajurved, Atharved, as well as other books. These were composed by the priest and describe how rituals were to be performed. They also contain the rules and about the society. So what it is, what this whole paragraph is conveying here, कि हमारे पास बहुत सारे बुक्स थे, ठीक है, जो कि कंपोज हुए थे कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया पे कंपोज हुए थे, ठीक है। तो और जो नॉर्थ इंडिया में, और वो पर्टिकुलरली एरियाज़ जहाँ पे गंगा और यमुना बहती थी, ठीक है। ड्यूरिंग दिस पीरियड ये सारी बुक को बनाया गया, बट इनको वैदिक कहते थे। क्यों? क्योंकि उनसे पहले ऋग्वेदा आया था, ठीक है। तो ऋग्वेदा के बाद जो जितनी भी बुक आई उनको वैदिक के अंडर कंसिडर किया गया। तो ऋग्वेदा के बाद जो बुक आई वो थी सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। और भी बहुत सारी बुक्स आई थी। दिस वर कंपोज बाय द प्रीस्ट, ठीक है, पंडितों के द्वारा ये सारी बुक्स आई थी, और उसमें बहुत सारे रिचुअल्स और रूल्स को भी डिस्क्राइब किया था जो कि सोसाइटी को फॉलो करने थे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन अ सोसाइटी एट दिस टाइम, priests and warrior, farmer, herders, traders, craftsperson, laborers, fishing folks and forest people. Some priests and warriors were rich, as were some farmers, traders, farmers, ठीक है। Other including many herders, craftsperson, laborers, fishing folks and hunters and gatherers were poor. ठीक है। तो इस पूरे पर्टिकुलर पैराग्राफ में कि ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कौन रिच थे कौन पुअर थे। तो बोला कि जो प्रीस्ट थे, किंग था, फार्मर्स थे, और जो ट्रेडर्स थे, ये रिच कैटेगरी में आते हैं। बाकी सारे जो हैं, जैसे हर्डर हो गया, क्राफ्ट्स पर्सन हो गया, या लेबर हो गया, फिशिंग फॉक्स हो गए, हंटर्स हो गए, हंटर एंड गैदर्स हो गए, ये काफ़ी गरीब थे, है ना। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये तो हम पहले बात की थे, ठीक है, बट चलो फिर से डिस्कस कर रहे थे कि दीज प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शन, हर वर्ण का एक डिफरेंट फंक्शन था। द फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण था, ठीक है। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी and teach the Vedas, perform sacrifices and receive gifts, ठीक है। तो जो ब्राह्मण थे, ठीक है, वो पहले थे, सबसे टॉप कैटेगरी में ब्राह्मण को लाया जाता था, और वो ही थे जो, जैसे कोई शहीद हो गया या फिर किसी की पूजा करनी है ना, पूजा पाठ ये सब करने हैं, तो उसको सेक्रीफाइसेस के अंडर में कंसिडर कर सकते हैं। वेदास को टीच करना है, किसी को पढ़ाना लिखाना है, पूजा पाठ कराना है, ठीक है। भिक्षड़ा, रिसीव्स गिफ्ट, मतलब ये बोल सकते हैं जो दान दक्षिणा मिलती रही होगी उन लोगों को, ठीक है, वो ये सब रिसीव करते थे। दूसरे जगह में आते थे जो थे रूलर्स, ठीक है। रूलर्स को क्षत्रिय भी माना जाता था। तो क्षत्रियों का धर्म क्या था कि सबकी रक्षा करना, जो भी लोग हैं वहाँ पे उन सबकी रक्षा करना। तो हमेशा बैटल्स में फाइट करने के लिए जाते थे, लैंड एक्विजिशन, ठीक है, लैंड कब्जा करना, ठीक है, ये सब करते थे और अपने लोगों को बचाने का काम करते थे। थर्ड में आता है वैश्य, ठीक है। वैश्य को कहा गया है कि वो फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स थे, ठीक है। फार्मर्स, हर्डर्स और ट्रेडर्स में वैश्य आते थे। और
क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, ठीक है, और ये दोनों थे जो कि सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म करते थे। लास्ट वर द शूद्र, सबसे लास्ट में आते था शूद्र, ठीक है, हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। Often women were also grouped with the Sudras, but both women and Shudras were not allowed to study the Vedas. Oh my God! तो शूद्रास, ठीक है, लास्ट में शूद्रास आते थे, ठीक है, जिनको कोई भी रिचुअल परफॉर्म नहीं किया जाता था, ठीक है, बस सिर्फ वो ऊपर के थ्री ग्रुप्स थे जो परफॉर्म कर सकते थे, और शूद्रास नहीं परफॉर्म करते थे कोई भी रिचुअल। जनरली वुमेंस जो थी, वुमेंस वो भी शूद्रास के कैटेगरी में आती थी, ठीक है, तो वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, और दोनों को वेदास पढ़ने का कोई मतलब कि अलाउ नहीं किया गया था कि ये लोग वेदास जो है, जो वेद है हमारे, वो नहीं पढ़ेंगे लोग, ठीक है। Moving ahead, the priest also said that these groups were decided on the basis of birth. For example, if fathers and mother were a Brahmin, one would be automatically become Brahmin, and so on. Later, they classified some people and untouchable. These include some craftsperson, hunters, and gatherers, as well as people who help perform burials and cremation. ठीक है, the priest said that the contact with these groups was polluting. अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये लिखा गया है कि प्रीस्ट ऐसा क्यों कहता था और ऐसे ग्रुप को क्यों डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो देखो, और मतलब कि जो आने वाले लोग हैं, ठीक है, जैसे जिसका बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा, तो प्रीस्ट ने सीधे बोला कि अगर ब्राह्मण है मम्मी पापा और उनका बच्चा पैदा होता है तो वो भी ब्राह्मण के अंदर कंसिडर किया जाएगा, और इसी तरह सब में होगा। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि और उनको क्लासिफाइड किया गया कि वो अनटचेबल है, ठीक है। किसको? ये शूद्र की बात हो रही है, ठीक है। ये तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि किसका बेटा क्या बनेगा, लेकिन जो शूद्र थे उनको अनटचेबल बताया गया है यहाँ पे, है ना। जैसे क्राफ्टमैन, हंटर गैदर्स, ये सब इनको बोला गया कि ये मतलब अनटचेबल है, इनको छूना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग जैसे कि जो मृत शरीर हो जाता है उनको गाड़ते हैं, बरियल्स जैसे क्रिमेशन, मतलब जो फांसी वासी या किसी का गला काटता है, ठीक है, मतलब वो लोग जो कि किसी को फांसी देने की सजा हो जाती है, ठीक है, तो वो बंदा होते हैं क्रिमिनेशन, ठीक है। तो उससे समझ सकते हो एग्जाम्पल के थ्रू। तो वो लोग बोलते थे कि ये लोग पॉल्यूटेड रहते हैं, ठीक है, इनके अंदर डिसीज़ रहती हैं, तो क्योंकि ये लोग गंदा काम करते हैं इसलिए इन लोगों को छूना नहीं चाहिए, किसी भी रिचुअल में भी परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। जो कि उस टाइम मतलब बहुत गलत था चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए। Many people did not accept the system of varnas laid down by the Brahmins. Some kings thought they were superior to the priest. Others felt that the birth could not be on the basis of deciding which one people belonged to. Besides, some people felt that there should no difference among us the people based on the occupation. Others felt that everybody should be able to perform a ritual, and others condemned the practices of the untouchability. Also, there were many areas in the subcontinent, such as Northeast, where social and economic differences were not very sharp, and where the influences of the priest was limited. So what this whole paragraph is saying, like कि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको ये वाला सिस्टम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। समटाइम्स जो रूलर्स था, ठीक है, जो किंग रहता था, वो अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर मानता था, और वो सुपीरियर थे भी, प्रीस्ट से भी ज़्यादा सुपीरियर थे, ठीक है। बट कुछ लोग को जो जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत लोगों को ये वाला सिस्टम अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो जो खासकर जो ब्राह्मण या क्षत्रिय धर्म से बिलोंग नहीं करते थे, उन लोग को लगता था कि ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, सब पीपल को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। और
जो ऑक्यूपेशन है ना, नो डिफरेंस अमंग अस द पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, मतलब नौकरी के हिसाब से, ठीक है, किसी में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे प्राइवेट कंपनी में होता है ना, तुम किसी को सर नहीं बोलते, उससे नाम से बुलाते हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्या था कि वहाँ पे, ठीक है, ये बोला गया कि ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी कोई डिफ्रेंशिएशन मत करो, है ना, सिंपल से रहो, ठीक है। जैसे हमें, और किसी भी बच्चे का जन्म अगर ब्राह्मण में हुआ तो ब्राह्मण कहना जरूरी नहीं है, ठीक है। उसको भी कभी शूद्र को भी कभी मतलब कि ब्राह्मण या क्षत्रिय बनने का भी अधिकार है। तो ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा रूल नहीं था उस टाइम में, ठीक है। रूल जो प्रीस्ट ने बना के रखे थे वही था कि जिसका बेटा जो होगा वही वही वो धर्म को फॉलो करेगा, जो ब्राह्मण है ब्राह्मण, ऐसे ही, ठीक है। तो ऐसा था। फिर अदर कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, बहुत अनटचेबिलिटी भी का भी बहुत इशू था। ऑल्सो देयर वर मैनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस वर नॉट वेरी शार्प एंड वेयर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ द प्रीस्ट वॉज लिमिटेड। तो कुछ नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसी जगह थी जहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, तो वहाँ पे प्रीस्ट का जो भी नॉलेज था, जो भी वो डिलीवर करता था, वो उतना ज़्यादा उन लोग को मैटर नहीं करता था नॉर्थ ईस्ट में। बट हमारे यहाँ तो प्रीस्ट ब्राह्मण जो भी बोलता था वही लोगों को करना पड़ता था, तो ऐसा सिस्टम था हमारे यहाँ, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्न्स, ठीक है हमारे। मूविंग एहेड विद द जनपद्स, मूविंग एहेड विद द पैराग्राफ कॉल्ड जनपद्स, ठीक है। The rajas who performed these big sacrifices were now recognized as being rajas of Janpads rather than Janas. The word Janpads literally means the land where the Jana set its food and settled down. Some important Janpads are shown on map 4. तो यहाँ पे जो भी राजा है वो जो भी बड़ा सेक्रीफाइस करता था, बड़ा सेक्रीफाइस मतलब कि बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह, ठीक है, कराता रहा होगा, तो उसको राजा बनाते थे। बट अब राजा जन का नहीं होता था, जनपद का होता था, ठीक है। जनपद का राजा होने लगे, वो चालू हो गया था। और जनपद वर्ड का मतलब ये है कि जहाँ पे पर्टिकुलरली लोग रहना चालू कर दिए हों, बसना चालू कर दिया हो, फूड सब फूड वगैरह सब उनका सेटल हो चुका है, अब वो वहाँ बस चुके हैं, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। तो दो जन है वो सेट इट्स फूड एंड सेटल डाउन ओवर देयर। सम इम्पॉर्टेंट जनपद्स आर शोन ऑन मैप 4। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जनपद है जो हम देखते हैं अभी। फिर आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट्स इन दीज जनपद्स। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको खुदाई में बहुत सारे जनपद्स मिले, सच एज जैसे कि पुराना किला हो गया, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर हो गया, ठीक। उसके बाद ईटा हो गया, ठीक है। उसके पास ईटा के पास क्या था, अतरंजी खेड़ा, ठीक है। ईटा के पास क्या था, अतरंजी खेड़ा। एंड द लास्ट टू आर इन उत्तर प्रदेश, ये जो लास्ट दो है वो उत्तर प्रदेश में थे। They found people lived in huts and kept cattle as well as other animals. उन्होंने मतलब कि ये भी देखा कि जो लोग थे उस टाइम के वो कैटल्स को पालते थे और कुछ क्रॉप्स को भी ग्रो करते थे, जैसे कि राइस, वीट, ठीक है। क्या क्या हो गया, राइस, वीट, बार्ले, पल्सेस, है ना, शुगर केन, सीसेम एंड मस्टर्ड। तो ये सब फसलें भी वो लोग उस टाइम में उगाते थे। मूविंग हेड, दे मेड earthen pots. Some of these were in a grey color, other were red. Some special type of pottery found at this site is known as painted greyware. As is obvious from the name, these grey pots had painted design, usually simple line and a geometric pattern. तो वहाँ पे कुछ मिट्टी के मटके भी मिले हैं, ठीक है।
कुछ ग्रे कलर के हैं, कुछ रेड कलर के हैं। वन स्पेशल टाइप ऑफ pottery फाउंड इन दिस साइड इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रेवेयर का एक पोट्री मिला है जो कि कुछ स्पेशल टाइप का दिखता है। ठीक है, और उसमें क्या किया गया है कि कुछ स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, जैसे लाइंस हो गए, कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाए गए हैं। तो इट फील्स लाइक कि ये कुछ स्पेशल टाइप का पोएट्री उस टाइम में लोगों ने किया है। ठीक है, नाउ मूविंग एड विद महाजनपद्स। About 2500 years ago, some Janpads became more important than others and were known as Mahajanpads. Some of these are shown on map 4. Most Mahajanpads had capital city. Many of these were fortified. This means that the huge walls of wood, bricks or stone were built around them. तो जैसे बहुत सारे जनपद बने थे उस टाइम में, तो उसके बाद ना कुछ जनपद ऐसे हो गए थे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए थे। ठीक है, तो जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जनपद हो गए थे उनको महाजनपद बोल दिया गया। सम ऑफ दीज आर शोन इन अ मैप। कुछ जनपद को मैप में शो किया गया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो महाजनपद से उनके कैपिटल सिटीज़ भी थी। ठीक है, मैनी ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। तो फोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि बहुत सारी सिटीज़ ऐसी भी थी या महाजनपद ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया गया था, है ना। उसमें क्या ये लिखा है, दिस मीन्स दैट द ह्यूज वॉल्स ऑफ वुड, बहुत बड़ी ऊंची ऊंची लकड़ियों की दीवार बनाई गई थी, ब्रिक्स की दीवार बनाई गई थी, स्टोन की दीवार बनाए गए थे इन ऑर्डर टू सेव दोस जनपद्स। ठीक है, अब जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात किए थे मैप 4 में, है ना, तो कौन कौन से जैसे जनपद हमको यहाँ पे देखो हस्तिनापुर है। ठीक है, और तो मेरे को कोई दिख नहीं रहा है बट तुम देख सकते हो हस्तिनापुर हम लोग देखे थे यहाँ पे, और एक अजंती खेड़ा भी देखे थे बट अजंती खेड़ा कहाँ पे है। चलो इट इज़ योर टास्क, तुम लोग ढूंढ के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि मिला कि नहीं। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ। So forts were probably built because people were afraid of attacks from the kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really large, tall and impressive walls around their cities. Also, in this way, the land and the people living inside the fortified area should be controlled more easily by the king. Building such a huge wall require a great deal of planning. Thousands, if not lakhs of bricks or stones had to be prepared. This in turn meant enormous labor provided possibly by the thousands of men, women and children, and resources had to be found for all of this. तो इसमें ये कहा गया इस पूरे पैराग्राफ में कि जो किले वगैरह बनाते थे ना, तो प्रोटेक्शन के लिए बनाता था किंग। ठीक है, ताकि वो अटैक वगैरह से बच सके। जो दूसरे राजा हैं अगर वो अटैक करते हैं तो उनसे प्रोटेक्ट ये दीवार वगैरह बना के वो अपने पूरे जनपद या महाजनपद को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसलिए वो लोग दीवार बनाते थे। लेकिन सिर्फ यही रीज़न नहीं था, और भी बहुत सारे रीज़न देखे गए कि वो ये भी दर्शाता था कि जो वहाँ का राजा है वो कितना रिच और पावरफुल है। दे वर बाय बिल्डिंग अ लार्ज, मतलब इतना बड़ा बॉल दीवार वाल सब किला उला बनाने से उनको ये इम्प्रेशन जमता था दूसरे लोगों को कि भाई ये अच्छा खासा बड़ा राजा है। ठीक है, और उसके पास अच्छी खासी आर्मी भी होगी। तो ये भी एक रीज़न रहा होगा ये सब बनाने का। और भी क्या रीज़न थे, जैसे कि द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया। तो अब जो भी लोग रहते हैं उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर, तो ये भी कहा जाता है कि वो लोग बहुत ज़्यादा, मतलब कि उन लोगों को राजा कंट्रोल करके रखता रहा होगा। ठीक है, उसको
उन लोगों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इजी रहा होगा उस टाइम पे। बिल्डिंग सच ए ह्यूज वॉल रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। हाँ, तो ऐसे मतलब बहुत ऊंची ऊंची जैसे किला उला बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत रहती है। थाउजेंड्स लैक्स ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन, बहुत मतलब हजार से लाख नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड रहते हैं प्रिपेयर करने के लिए। फिर उसके लिए इनॉर्मस ह्यूमन रिसोर्सेज का भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, कि मैन वुमेन इन सब का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज़ को बनाने के लिए। अब फिर जब इनका ज़रूरत पड़ेगा तो अब बहुत सारे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत पड़ेगी कि ये ईंट कहाँ से मिलेगा, कहाँ किस मिट्टी से हम लेके आएंगे, पत्थर कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से लोग लेके आएंगे, फिर लोगों के लिए खाना वाना भी सब कुछ चाहिए। तो वो सब चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती रही होगी। उसके बाद फिर किले का निर्माण चालू होता रहा होगा। तो इट विल टेक अ लॉट time to build a fort or a huge walls at that particular time. The new Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salary and maintained by the king throughout the year. Some payments were probably made using punch marked coins. See the illustration on page 92. You will read more about the coins in chapter 9. तो अब आगे चल के क्या हुआ, किला बन गया, ठीक है। तो स्टोरी कैसे हुआ, पहले जनपद बने, जनपद के बाद महाजनपद बने। महाजनपद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने वॉल्स वगैरह बनाना चालू कर दी, वॉल्स बनाना चालू कर दी, ठीक है, ताकि उस सबको इम्प्रेशन जमे कि वो बहुत बड़ा राजा है, सब लोग डर के रहें। और क्या रीज़न था कि वो लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे, जो उसके लोग हैं उनके ऊपर कंट्रोल रहे उसका। और रीज़न क्या है कि वो अपने पूरे महाजनपद को प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। तो ये सारे रीज़न अभी तक हमने डिस्कस किया। उसके बाद मूविंग है, जो नए राजा बने वो आर्मी को भी मेंटेन करना चालू कर दी, ठीक है। उनकी एक बहुत सारी आर्मी थी, बहुत बड़ी आर्मी थी, जिसमें वो लोग राजा क्या करता था कि उनको सैलरी देता था। तो सैलरी कैसे देता था कि कुछ कॉइन्स देता था जिसमें स्टैम्प लगे हुए थे, ठीक है। तो इसके थ्रू वो अपनी आर्मी को भी सैलरी वैलरी देने लग गया, मेंटेन करने लग गया। और फिर कुछ कॉइन्स भी हैं हमारे मतलब इस पर्टिकुलर बुक में, जो हम आगे चल के देखेंगे चैप्टर 9 में, ठीक है। तो जब हम देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट द टैक्सेस, as the rulers of the Mahajanpad were building a huge forts, maintaining big armies, they needed more resources and they needed officials to collect these. So instead of depending on occasional gifts bought by the people, as in the case of Rajas of the Janpad, they started collecting regular taxes. अब क्या हुआ, ठीक है, कि जब टैक्सेस के बात आया तो पहले राजा लोग गिफ्ट लेते थे। गिफ्ट मतलब दान पुण्य जो भी मिलता था उनको दूसरे लोगों से तो ले लेते थे, ठीक है। या फिर कोई राजा उनका दोस्त है तो कुछ भेंट करके चला गया, ठीक है। तो ये सब उस टाइम में बहुत होता था। बट जब महाजनपद में बहुत बड़ी आर्मी और ये बिल्डिंग्स वगैरह बना लिए लोग यूज, तब उनको रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ी। जैसे हम लोग बात कर रहे थे लास्ट पेज में कि रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो वो रिसोर्स को कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए राजा ने टैक्सेस लेना चालू कर दिया अपने लोगों से, ठीक है। तो अब जैसे पहले तो कभी कभी उसको गिफ्ट मिलता था ना, ओकेशनल गिफ्ट मिलता था कि कोई टाइम नहीं था, कोई भी आके किसी का इंटरेस्ट है तो देगा, किसी का इंटरेस्ट नहीं है तो नहीं देगा। तो इट विल होनली डिपेंडेंट अपॉन द टाइम। तो अब ये सब चीज़ें हट गई, उसने टैक्स लेना चालू कर दिया जो उसके हिसाब से था। जब उसको ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर लेता था, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड with the bullet points of the taxes. The taxes on a crop were the most important. This was because the most people were farmers. Usually the taxes was fixed at 1/6 of the what was produced. This was known as a bhaga or a share. तो जो क्रॉप में राजा टैक्स लगाता था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैक्स रहा करता था राजा के लिए, ठीक है।
दिस वॉज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वर फार्मर, क्योंकि उस टाइम में जो बहुत सारे लोग थे ये सारे ही फार्मर थे। तो जो राजा लेता था ना तो वो 1/6 पार्ट लेता था, ठीक है, उनकी खेती का, ठीक है। तो 6 में से 1 भाग वो लेता था, ठीक है, उन लोगों से, ठीक। तो उसको क्या कहा जाता था, उसको भी भागा कहा जाता था उस टाइम में, और इंग्लिश में शेयर कहते हैं, ठीक है। तो भाग या शेयर में राजा ऐसे उन लोगों से टैक्सेस लेता था क्रॉप्स पे। देयर वर टैक्सेस ऑन द क्राफ्ट्स पर्सन एज वेल, शिल्पकार पे के भी ऊपर भी कुछ टैक्सेस लगाता था राजा। These could have been in the form of labor. For example, a weaver or a smith have to work for a day every month for the king. तो क्या होता था कि जो राजा रहता था ना तो शिल्पकार पे भी टैक्स लगाता था, पर शिल्पकार से इतना अनाज तो ले नहीं सकता, ठीक है, और तो कुछ ले नहीं सकता, तो वो उनसे मूर्तियाँ बनवाता था उस टाइम में, ठीक है, पर डे के हिसाब से। मान लो तुम एक दिन मूर्ति बनाओगे तो वो तुम्हारा एक दिन का टैक्स हो गया, ठीक है। तो मूर्ति बना के देना वॉज अ काइंड ऑफ टैक्स मान सकते हैं, या फिर पर डे काम करने का वो टैक्स के अंदर इंक्लूड कर देता। हर्डर्स वर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पे द टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स एंड एनिमल प्रोड्यूस्ड। तो अब हर्डर्स जो भेड़ बकरी चरवाहा होता है वो उसको भी टैक्स लगता था। तो उसको कैसे लगता था कि जो एनिमल बच्चे पैदा हुए हैं, या ठीक है एनिमल प्रोड्यूस हुए हैं, या जो एनिमल्स थे उनको एज अ टैक्स दे देता था राजाओं को, ठीक है। देयर वर ऑल्सो टैक्सेस ऑन अ गुड्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड थ्रू द ट्रेड। अब कुछ टैक्स इस पे भी लगता था, जैसे तुम कुछ खरीद, जैसे अभी जीएसटी लगता है ना कि खरीदते हैं बेचते हैं तो में भी उसमें कुछ टैक्स लगता है, ठीक है। तो उस टाइम में भी ऐसा सिस्टम था कि अगर तुम कुछ खरीदोगे तो टैक्स लगता था, अगर तुम बेचोगे या कोई भी ट्रेड करोगे तो उस पर टैक्स लगता था। एंड हंटर्स एंड गैदर ऑल्सो हैड टू प्रोवाइड अ फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द राजाज। अब जो हंटर एंड गैदर्स थे, जो सबसे पहले मिले थे हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर में, है ना, जो हंटिंग करना स्टार्ट किए थे, हंट करके गैदर करते थे अपना सारा फूड, तो उनको हंटर एंड गैदर्स कहते थे। तो ये लोग क्या करते थे, इन लोग के ऊपर भी टैक्स लगता था। तो जो राजा था, ठीक है, तो राजा उनसे ऐसे टैक्स कलेक्ट करता था कि जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होता था, मान लो फ्रूट्स हो गए या कोई वैदिक औषधि हो गई, तो ये सब चीज़ें जो फॉरेस्ट में जनरली होती हैं, ठीक है, या फिर शेर की खाल हो गई, है ना, तो ये सब चीज़ें जो राजा को अट्रैक्ट करती थी वो एज अ टैक्स मान के वो उनसे ले लेता था, ठीक है। तो हंटर और गैदर से भी वो टैक्स कलेक्ट करता था। Moving ahead with the topic called changes in agriculture, there were two major changes in agriculture around this time. One was the growing use of iron plowshares, and this means that heavy clayey soil could be turned over better than the wooden plowshare, so that more grain could be produced. Second, people began transplanting paddy. This means that instead of scattering seeds on the ground, it is actually scattering seeds on the ground from which the plants would sprout, spelling, proud spelling were grown and then planted in the field. This led to increase in the production as many more plants survived. However, it was a back-breaking work. Generally, slave men and women and landless agriculture laborers had to do this work. So what this whole paragraph is saying here is that कि मतलब मेजरली जो एग्रीकल्चर में परिवर्तन आया, तो वहाँ पे मेजरली 2 परिवर्तन देखे गए। पहला परिवर्तन ये था कि जो वुडन के प्लाउ शेयर थे, ठीक है, वुडन प्लाउ शेयर मतलब जैसे हमारे पास वो होता ना हल से पहले खेती करते थे या जोतते थे, तो
तो पहले वुड का यूज़ करते थे, तो वुड से क्या होता था कि ज़्यादातर मिट्टी जो होती है ना, तो ज़्यादा नीचे तक धंसता नहीं था, तो मिट्टी उछल के ऊपर नीचे से वापस नहीं आती थी, ठीक है। ताकि अच्छे से, जितना अच्छे से खुदाई होगा ना, उतना अच्छा सीड लगेगा अंदर, ठीक है। जब आयरन वाला आया, ठीक है, तो उसने जोतना अच्छे से चालू कर दिया। तो जब वो जोतना अच्छे से था ना, तो वो जो ग्रेन्स रहते थे वो अच्छे से अंदर जाते थे और उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, ठीक है। तो पहला चेंजेस ये था कि जो वुड प्लाउ शेयर थे वो कन्वर्ट हो गए आयरन प्लाउ शेयर में। टॉकिंग अबाउट सेकेंड, तो इसमें क्या हुआ था कि पहले लोग क्या करते थे कि प्लाऊ, ज़्यादातर लोग ना गड्ढा खोदते थे, उसमें सीड डालते थे, गड्ढा खोदते थे और उसमें सीड डालते थे, ठीक है। बट इसमें क्या किया कि पौधों का रोपण शुरू किया गया, है ना। जैसे कि खेतों में पहले बीज मतलब इस पहले खेतों में कैसे बीज को ऐसे मिट्टी से उखाड़ते थे, मतलब मिट्टी को उसीलते थे, फिर उसमें बीज अंदर डालते थे। इसमें क्या होने लगा कि बीज को छिड़कना चालू हो गया, ठीक है। जैसे बीज को छिड़क देते थे तो उससे धान का पौधा, मतलब छोटे छोटे प्लांट हो जाते थे, ठीक है। फिर वो जो छोटे छोटे प्लांट होते थे तो उनको ना फिर से उनको अलग से वो लोग ले जाके लगाते थे, ठीक। तो जब वो लोग छोटे प्लांट्स को अलग से लगाने लगे ना, जब तुम लोग देखोगे कि बहुत सारे किसान रहते हैं ना, वो पौधे लगाते रहते हैं भरे हुए पानी वाले तालाब में, ठीक है। मतलब तालाब जैसे भर रहता है खेत, उसमें पौधे ऐसे लगाते रहते हैं, ठीक है। तो जब वो नया चीज़ ये अपनाए, चेंजेस करने के बाद, तो उन्होंने क्या देखा कि इससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और जो प्लांट है वो बहुत दिन तक सर्वाइव कर पा रहा है, ठीक है। तो जितना दिन तक सर्वाइव करेगा उतना अच्छा वो पकेगा। तो ये सबसे अच्छा सिस्टम हो गया। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को मिली जो चेंजेस हुआ था। एक तो वुडन प्लाउ शेयर, ठीक है, जो पुराना लकड़ी वाला हल था उसको आयरन वाले हल से रिप्लेस कर दिया गया। दूसरा चेंजेस क्या था कि इंस्टेड ऑफ ग्राउंड, मतलब कि एक एक पौधा लगाने से अच्छा ये था कि वो लोग छिड़कने के बाद जो प्लांट उगा, उस प्लांट को जाके वो पानी वाले खेत में ऐसे जाके लगा देते थे कीचड़ में, ठीक है। तो कीचड़ में धान जो होता है ना वो बढ़िया अच्छे से उगता था, फिर उसके बाद प्लांटेशन करने के बाद, और उसका उपज भी बहुत ज़्यादा होता था। और ये जो मेजर चीज़ें हैं ये पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा कौन करते थे? स्लेव्स, मैन एंड वुमेन, ठीक है, दासास एंड दासीस, ठीक है। और दूसरा कौन करता था? जिसके पास कोई गरीब बेचारा जिसके पास ज़मीन नहीं है तो उनको काम ये सब दिया जाता था। नाउ मूविंग टूवर्ड्स और हैविंग अ क्लोजर लुक एट मगधा। तो मगधा मैप 4 पे यार तुम देख लेना मगधा कहाँ पे है। एक्चुअली में ये बिहार साइड है, बिहार में ही है ये। तो मैं पेज 57 में, मगधा बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपदस अबाउट 200 years, है ना। Many rivers such as Ganga, Son flow through Magadha. Was the important for the transport water supplies, making the land fertile. Parts of Magadha were forest. Elephants which lived in the forest could be captured and trained for an army. Forest also provide a wood for building houses, carts, and chariots. Besides, there were iron ore mine in the region that could be tapped to make a strong tools and weapons. सो व्हाट दिस होल पैराग्राफ इज सेइंग कि मगध को सबसे पहला जनपद बनाया गया रहा होगा आज से 200 साल पहले की बात है, ठीक है। तो मगध को पहला जनपद बनाया गया रहा होगा। वहाँ पे कुछ अच्छी नदियाँ भी थी जो बहती थी, ठीक है। तो मगध के पास क्या क्या थी देखो, रिवर्स थी, ठीक है। रिवर्स में क्या क्या थी, जैसे ये लिखा है गंगा थी और सोन थी। तो जी फॉर गंगा, एस फॉर सोन। तो पहला एडवांटेज हो गया कि रिवर थी। दूसरा, अब रिवर थी तो वहाँ की जो लैंड थी वो काफ़ी, ओहो जस्ट अ मिनट,
Okay, having a closer look at Magadha. तो मगधा में क्या, इसका पूरा स्टोरी ये कह रहा है कि ये सबसे पुराना महाजनपद था। तो पहले क्या हो रहा है इसको, तो टॉकिंग अबाउट मगधा, ठीक है। तो मगधा में क्या क्या था, ठीक, मगधा। तो यहाँ पे देखते हैं मगधा सबसे, देखो, महाजनपद था पहला, ठीक है, महाजनपद था। दूसरा, इसके पास 2 रिवर बहती थी इस एरिया के पास, जो कि थी गंगा एंड सोम, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि, तो तीसरा पॉइंट क्या है कि वाटर सप्लाई, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या हुआ, इन दोनों से अच्छा क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लैंड के थ्रू और वाटर के थ्रू भी हो सकता, दो तरीके हो गए। उसके बाद यहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल थी, हाँ, तो क्योंकि पानी था तो उपजाऊ मिट्टी थी वहाँ पे, वाटर सप्लाईज तो था ही, ठीक है। पार्ट्स ऑफ मगधा और मगधा में क्या था, फॉरेस्ट था, ठीक है। तो फॉरेस्ट होने के कारण वहाँ पे लकड़ियाँ उकड़ियाँ सब मिल जाती थी जलाने वलाने के लिए, घर बनाने के लिए, है ना। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट था इस जगह पे। फिर वहाँ पे भी बोला जाता था कि एलिफेंट थे, है ना, कहाँ गया, तो एलिफेंट्स थे वहाँ पे, तो जो कि फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, तो उनको भी कैप्चर करके ट्रेन किया जाता था आर्मी के लिए, कि लड़ना वड़ना है तो भाई हाथी को ट्रेन कर देते थे। हाँ, लकड़ियों से वो लोग रथ बनाते थे, कार्ड्स बनाते थे, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आयरन माइन भी मिली, तो ये लोग टूल्स और वेपन्स का भी डेवलपमेंट चालू कर दिए थे, वो भी बनाते थे यहाँ पे। तो मगधा हैड 2 पावरफुल रूलर्स। तो मगधा के पास 2 बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर्स थे, किंग्स थे। पहला बिम्बिसार एंड अजातशत्रु, who used all possible means to conquer other Janpads, and Mahapadma Nanda was another important ruler. He extended his control up to the northwest part of the subcontinent. Rajgarh, which is present in a Rajgir in Bihar, was the capital of Magadha for the several years. So what this whole paragraph is conveying कि मगधा के पास 2 पावरफुल लीडर थे, एक बिम्बिसार था, एक अजातशत्रु था, और ये लोग हमेशा ट्राई करते थे कि और भी जो जनपद हैं उनको सबको हरा सके, ठीक है। इनके पास एक और इम्पॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम था महापद्मानंदा, ठीक है, अनदर इम्पॉर्टेंट रूलर था। तो इसने भी अपना जो कॉन्कर किया था वो नॉर्थ वेस्ट तरफ कॉन्कर किया था बहुत, ठीक है। तो ये कहाँ तक कॉन्कर किया था, राजगढ़ था। राजगीर जो है अभी, मतलब राजघेरा, ये कहाँ पे, राजगीर में है, जो कि उस समय मगधा का कैपिटल था। सॉरी, बिहार वॉज द कैपिटल ऑफ मगधा फॉर अ सेवरल ईयर, ठीक है। तो बिहार जो था वो कैपिटल था मगधा का बहुत सालों तक, ठीक है। लेटर द कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सालों बाद, कि वो जो कैपिटल था उसको शिफ्ट कर दिया गया पाटलिपुत्र में। More than 2300 years ago, a ruler named Alexander, who lived in Macedonia in Europe, wanted to become a world conqueror. अब ये एक अलेक्जेंडर था जो भाई कॉन्कर करना चाहता था पूरे वर्ल्ड को, ठीक है। आज से 2300 साल पुरानी बात है कि कॉन्कर करना चाहता था। Of course, he didn't conquer the world, but did conquer parts of Egypt, West Asia, and came to Indian subcontinent, reaching up to the banks of the Beas. याद है हम लोग बेस की बात किए थे, है ना, जहाँ विश्वामित्र बात कर रहे थे किसे, बेस से, और एक और क्या, सतलुज से, ठीक है, 2 नदियों से बात कर रहे थे। तो इसी तरह ये जो अलेक्जेंडर था ये पूरा विश्व को जीतना चाहता था, मैकेडोनिया यूरोप का था, है ना।
पूरे विश्व को जीतना चाहता था, और हालांकि इसने कॉन्कर किया था, इजिप्ट को कॉन्कर कर दिया, ठीक है, वेस्ट एशिया को हरा दिया, फिर उसके बाद ही इंडिया भी आया था। हाँ, कहाँ पे, जो बेस नदी है उसके किनारे रुका हुआ था। ही वॉन्टेड टू मार्च फर्दर ईस्ट वर्ड्स, हिज सोल्जर रिफ्यूज। वो ना हमारे अंदर ही, मतलब ईस्ट की तरफ वो चालू कर दिया, मतलब इंडिया के अंदर ही आने वाला था, बट उसके जो सोल्जर्स थे वो बहुत डर गए। दे वर स्केयर्ड एज दे हैड हियर्ड अबाउट एज दे हियर्ड दैट रूलर ऑफ इंडिया हैड अ वास्ट आर्मीज ऑफ फुट सोल्जर्स, चैरियट्स एंड एलिफेंट्स। तो जब उसकी आर्मियों थी, जो वो सुनी कि जो इंडिया के पास सोल्जर्स हैं, जो एलिफेंट्स हैं, है ना, और जो बहुत सारे रथ हैं, तो ये सब सुन के वो उनकी आर्मी घबरा गई, ठीक है। तो उसके सोल्जर्स ने लड़ने से मना कर दिया। नाउ अ क्लोजर लुक ऑन वाजी, ठीक है। तो while Magadha became a powerful kingdom, Waji with its capital at Vaishali, Bihar, was under a different form of government known as Gana और संघ, ठीक है। गाना और संघ मतलब संघ भी हो सकता है। तो जब मगधा बहुत पावरफुल बन गया, ठीक है, और उसकी कैपिटल में, ठीक है, फिर उसका तो वेजी का एक कैपिटल था वैशाली, ठीक है, जो कि बिहार में ही था। वो भी एक मतलब दूसरी तरह की गवर्नमेंट थी वहाँ पे, ठीक है, जिसको हम लोग गाना और संघ के नाम से जानते हैं। इन गाना और संघा देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स। अब ये जो संघ है, इसमें एक रूलर नहीं था, बहुत सारे रूलर्स थे, ठीक है, मैनी रूलर्स। समटाइम्स even when thousands of men ruled together, each one was known as a raja. These rajas performed rituals together. They also met in the assemblies and decided what had to be done and how. Through a discussion and debate, for example, if they were attacked by an enemy, they met to discuss what should be done to meet the threat. ठीक है। However, women dasas and kamkaras could not participate in these assemblies. तो what this is saying कि जैसे हमने बात किया कि वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ रूलर्स थे। तो पहले की बात है कि कोई भी एरिया में, जैसे बहुत बड़ा एरिया है, तो वहाँ पे ना बहुत सारे रूलर्स रहते थे और हर रूलर को राजा बोलते थे। तो जब भी कोई एनिमी या थ्रेट्स उनको मिलता था, तो वो लोग क्या करते थे, एक डिस्कशन करते थे, है ना, कि अपने एनिमी को कैसे बीट किया जाए। हाँ, और लेकिन उस पर्टिकुलर असेंबली में, ठीक है, जहाँ पे ये लोग सब डिस्कस करते थे, तो उसको एक असेंबली बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर असेंबली में कुछ लोग थे जिनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता था, जिसमें क्या होती थी, वुमेन्स, औरतें, और वो दास, ठीक है, जो स्लेव्स हम लोग जिनको बोल रहे थे पहले, वही दास वगैरह, और जो भी कामकाजी हैं, ठीक है, काम का रास, ठीक है। तो ये सब लोग कोई पार्टिसिपेट नहीं करते थे। मूविंग एट द बुद्धा एंड द महावीरा, about whom you will read in chapter 7, belong to Ganas or Sanghas. Some of the most vivid descriptions of life in the Sanghas can be found in the Buddhist books. तो जो बुद्ध है और महावीर है, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 7 में, जो कि बिलोंग करता है गानास और संघ से। सम ऑफ द मोस्ट बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया हुआ है चैप्टर 7 में, किसके बारे में, संघ्स, है ना, जो भी लाइफ इन द संघास कैन बी फाउंड इन बुद्धास, ठीक है। तो विविड डिस्क्रिप्शन है लाइफ इन संघास, ठीक है, जो कि बुद्धास में फाइंड आउट किया गया था। Now moving ahead, this is an account of Vajjis from Digha Nikaya, a famous Buddhist book which contains some of the speeches of the Buddhas. These were written down about 2300 years ago. हाँ, तो यहाँ पे क्या है कि एक पर्टिकुलर बुक को अकाउंट किया गया, ठीक है, फेमस बुद्धिस्ट का बुक, ठीक है, जिसको दीघा निकाया ने मतलब अकाउंट किया था वाजी से, ठीक है।
तो उसमें बहुत सारी स्पीचेस हैं जो कि है बुद्धा की, एंड दे वर रिटन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, तो 2300 साल पहले लिखी गई है। चलो, Ajatasattu and the Vajis. The Ajatasattu wanted to attack the Vajis. He sent his minister named Vaskara to the Buddha to get his advice on the matter. तो अजातशत्रु चाहता था कि भाई वो ना वज्जी को हरा दे या उस पर अटैक करते, तो उसने अपने मिनिस्टर को भेजा, है ना, बुद्धा के पास, ठीक है, कि भाई तुम एक बार बुद्धा से एक एडवाइस लेके आ जाओ इस मैटर में, क्योंकि वो अटैक करना चाहता था, है ना। तो बुद्धा आस्क्ड वेदर द वाजी मेट फ्रीक्वेंटली इन अ फुल असेंबलीज. व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट वाजीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज. तो बुद्धा ने पूछा कि जो वाजी है, ठीक है, लाइक वाजी के पास जो है ना वो असेंबलीज हैं, ठीक है, बहुत, जिसमें बहुत सारे राजा पार्टिसिपेट करते हैं. तो जब व्हेन ही हर्ड दैट दे डिड, ही रिप्लाइड दैट वाजीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग एज. तो बुद्धा ने उसको ये बताया कि वाजी जो है वो बहुत दिनों तक अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है, एज लॉन्ग एज फॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, कि दे हैड अ फुल एंड फ्रीक्वेंट पब्लिक असेंबलीज. उनके पास बहुत सारे रूलर्स हैं जहाँ पे वो लोग, बहुत सारे रूलर्स बैठ के एक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद कंक्लूड करते हैं, ठीक है. तो इसी से दूसरा पॉइंट भी रिलेटेड है, दे मेट एंड एक्ट टुगेदर, एक साथ रहते हैं. दे फॉलोड इस्टेब्लिश रूल, जो रूल्स वो बना के रखे हैं वो उन्हीं पे चलते हैं. दे रिस्पेक्ट सपोर्टेड एंड लिस्टेड टू द एल्डर्स, वो बड़ों को, ठीक है, बूढ़ों को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं. वाजी वुमेन आर नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर, जो वाजी की औरतें हैं उनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता और उनको कोई कैप्चर नहीं कर सकता, ठीक है. फिर ये क्या था, चात्यास, ठीक है, लोकल श्रेणीज, ठीक है, वर मेंटेन्ड इन बोथ टाउन्स एंड विलेज. तो ये लोकल श्राइनीज को भी मेंटेन करके रखते थे, श्रेणीज को भी मेंटेन करके रखते थे, ठीक है, टाउन्स हो या विलेज हो, कहीं पे भी. वाइस सेंट्स हु फॉलोड डिफरेंट बिलीफ वर रिस्पेक्टेड एंड अलाउड टू एंटर एंड लिव द कंट्री फ्रीली. और कोई भी जैसे ब्राह्मण है या जिसके पास अच्छा खासा नॉलेज है वो आराम से आ जा सकता है फ्रीली, उसको कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है. राजास ऑफ द पावरफुल किंगडम ट्राई टू कॉन्कर द Sanghs. Nevertheless, these lasted for a very long time, till 1500 years ago, when the last of the Gangas and Sanghas were conquered by the Gupta rulers, about whom you will read in chapter 11. तो ये जो बहुत पावरफुल जो लोग थे वो बहुत ट्राई किए संघा से लड़ने के लिए, ठीक है, कॉन्कर करने के लिए, लेकिन फिर में भी 1500 साल तक संघास वैसे ही रहा, संघ वैसे ही रहा, कोई उसको हरा नहीं पाया. लेकिन जब गुप्ता किंग आए, उन्होंने उसके बाद संघास को कॉन्कर किया, एट लास्ट वो हार गए. अब ये तो रही अपनी पूरी इंडिया की हिस्ट्री. ना बाहर की हिस्ट्री भी देख लेते हैं. तो फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस. तो ग्रीस और एथेंस को आप अपने एटलस पे देखो. अराउंड 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, which lasted about for 200 years. All free men over the age of 30 were recognized as a full citizens. There was an assembly that met at least 40 times a year to decide on important matters. All citizens could attend these meetings. Appointments for many positions were made through a lottery. All those who wanted to be chosen gave their names, and then some were selected through the lottery. तो एथेंस और ग्रीस को आप अपने एटलस में देखो. अबाउट 2,500 साल पहले, है ना, पीपल ऑफ एथेंस सेट अप एंड फॉर्म अ गवर्नमेंट. उन्होंने
बढ़िया से गवर्नमेंट बनाया, एक डेमोक्रेसी बनाया, डेमोक्रेसी में बहुत सारे रूल्स बनाए, ठीक है, जो कि 200 साल तक चले। फिर जहाँ जो वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा फ्री थे, ठीक है, वो कुछ भी मतलब ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 वो रिकोगनाइज एज अ फुल सिटीजन। तो जो भी लोग थे 30 साल के ऊपर के, उनको पूरा सिटीजन माना जाता था उस टाइम में। ये पहला रूल रहा होगा, ऐसे कुछ रूल रहे होंगे। देयर वॉज असेंबली दैट मेट एटलीस्ट 40 टाइम्स a year to decide important मैटर्स। हर साल में 40 बार असेंबली बैठाई जाती थी जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस किया जाता था। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, सारे कोई भी सिटीजन इस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत स्पेसिफिक बंदे ही इस मीटिंग को अटेंड करें। जैसे यहाँ पे जो सिर्फ राजा ही अपने यहाँ राजा ही मीटिंग को असेंबली करते थे, ठीक है, असेंबली में आते थे। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दिस मीटिंग, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स फॉर मैनी पोजीशन वर मेड थ्रू अ लॉटरी। तो अगर कोई भी पोजीशन किसी को भी चाहिए हो तो लॉटरी के थ्रू मिलता था। उसमें बहुत सारे कागज आते थे, जिसका लॉटरी लगता था वो अपना पोजीशन ले लेता था, ठीक है। दिस वर पैराग्राफ इज सेइंग ऑल अबाउट सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड द नेवी, ठीक है। सिटीजन्स वर एक्सपेक्टेड, ठीक है, जो वहाँ के सिटीजन थे उनको आर्मी के और या नेवी में, ठीक है, उनको पार्टिसिपेट किया जाता था, उनका पार्टिसिपेशन होता था। हाउएवर वुमेन नॉट कंसिडर्ड एज सिटीजन्स। भाई ये तो वुमेन्स के साथ तो वुमेन्स को कंसिडर नहीं किया जाता था सिटीजन के जैसे। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स who lived and worked in Athens as a merchandise and craft person did not have a right as a citizens। और जो लोग काम करते थे, ठीक है, मर्चेंट्स थे, उनको भी कोई राइट्स नहीं मिले थे वहाँ के सिटीजन होने का, ठीक है। Besides there were several thousand slaves in Athens who worked in a mine, field, households and workshop। They too were not treated as a citizen। और स्लेव्स को तो कभी कोई कुछ माना ही नहीं, वो तो हमेशा उनको कोई सिटीजनशिप नहीं, कुछ भी नहीं, वो कहीं से नहीं बिलोंग करते, पता नहीं क्यों था। तो ऑल मैन ओवर द एज ऑफ 30 वर रिकोगनाइज एज अ फुल सिटीजन। ये बात तो ठीक है, बट इसकी बात कौन करेगा? ये तो कोई फ्री ही नहीं है। वुमेन ओवर द वुमेन, चलो मैन की बात तो ठीक है कि मैन ही सिर्फ कंसिडर किया गया, वुमेन की बात ही नहीं की गई यहाँ पे। दूसरा बात, इन्होंने मैन के अंडर भी क्राइटेरिया रखे कि जो स्लेव्स हैं वो नहीं हो सकते, क्राफ्ट्समैन्स नहीं हो सकते और मर्चेंट्स नहीं हो सकते। इन सब को कोई भी राइट नहीं दिया गया सिटीजनशिप का। अगर वो सिटीजन है नहीं तो असेंबली में भी पार्टिसिपेट्स नहीं कर पाते रहेंगे। सो these are the history of the elsewhere, ना, which we have discussed right now of Greece and Athens, है ना, which you would be probably तुम देखो अपने एटलस में। I don't have atlas right now. So this is all about this whole chapter. I hope you have enjoyed this chapter in a very well fashion. So till then, thank you, bye bye.